हेलो और वेलकम। तो आज हम क्या करने वाले हैं? हम साथ मिलकर सॉल्व करेंगे क्लास 12th बिजनेस स्टडीज का एक पेपर। देखिए, हर सवाल को बिल्कुल आसान बना देंगे, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो शुरू करें। देखिए, एग्जाम का प्रेशर तो होता ही है, आई टोटली गेट इट। लेकिन इस सेशन का गोल यही है कि हम हर क्वेश्चन को आराम से ब्रेक डाउन करके बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट्स में समझें। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। तो पहला सवाल ही एक केस स्टडी है। सिचुएशन कुछ ऐसी है कि वोवा वॉच कंपनी लॉस में जा रही थी। नए मैनेजिंग डायरेक्टर आते हैं, रवि कुमार। अब वो आकर देखते हैं कि भाई यहाँ तो एम्प्लॉयज को डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व ही नहीं किया जाता और इसीलिए उनका मोराल काफी लो है। तो रवि कुमार क्या करते हैं, वो ओपन डायलॉग शुरू करते हैं, एम्प्लॉयज को पार्टिसिपेट करने के लिए एनकरेज करते हैं। अब सवाल ये है कि ये कौन सा लीडरशिप स्टाइल है। ओके, तो इस केस स्टडी में जो कीवर्ड्स हैं ना, उन पर ध्यान दीजिए। ओपन डायलॉग्स और एक्टिव पार्टिसिपेशन, ये साफ साफ इशारा कर रहे हैं डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल की तरफ। क्यों? क्योंकि इस स्टाइल में लीडर टीम से कंसल्ट करके ही डिसीजंस लेता है। अब देखिए, ये ऑटोक्रेटिक तो हो नहीं सकता, क्योंकि उसमें तो सिर्फ लीडर ऑर्डर देता है और फ्री रेन भी नहीं है, जहां लीडर टीम को सब कुछ खुद करने के लिए छोड़ देता है। इसलिए बिल्कुल क्लियर है, सही जवाब है बी, डेमोक्रेटिक। चलिए अब अगले सवाल पर आते हैं। सवाल है सोशल एनवायरनमेंट के एलिमेंट के बारे में। देखिए, सोशल एनवायरनमेंट का मतलब है सोसाइटी के कस्टम्स, ट्रेडिशंस, वैल्यूज और ट्रेंड्स। बेसिकली समाज कैसे सोचता है। तो ऑक्यूपेशनल प्रेफरेंसेस यानी लोगों का करियर की तरफ झुकाव, ये एक सोसाइटल ट्रेंड है ना। बाकी ऑप्शंस जैसे सेविंग्स रेट्स, वो तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का हिस्सा है। सिंपल। ओके, क्वेश्चन 3 में डेलीगेशन पर 2 स्टेटमेंट्स हैं। आइए इनको एक एक करके देखते हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है कि डेलीगेशन में रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी दी जाती है। ठीक है, ये तो सही है। दूसरा कहता है कि अथॉरिटी डेलीगेट करने के बाद भी मैनेजर अकाउंटेबल रहता है। ये भी बिल्कुल सही है और यही सबसे क्रूशियल पॉइंट है। एक मैनेजर अथॉरिटी दे सकता है, काम दे सकता है, लेकिन आखिरी जिम्मेदारी यानी अकाउंटेबिलिटी वो डेलीगेट नहीं कर सकता। इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, तो आंसर हुआ सी। अब अगला सवाल एक फिल इन द ब्लैंक है। पूछा गया है कि काम को सही तरीके से और विथ मिनिमम कॉस्ट करने को क्या कहते हैं। अक्सर लोग इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है सही काम करना, डूइंग द राइट टास्क। लेकिन यहाँ सवाल में मिनिमम कॉस्ट पर जोर दिया गया है और यही हमारा क्लू है। और इसीलिए इसका सही जवाब है ड, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब ही यही होता है, काम को सही तरीके से करना, लेकिन कम से कम कॉस्ट, कम से कम रिसोर्सेज और कम से कम टाइम में। एकदम आसान। ओके, एक और केस स्टडी। एक ऑनलाइन रिटेलर है बिजेन। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक जैसे काम को यानी सिमिलर नेचर के जॉब्स को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में ग्रुप किया गया है, जैसे एचआर, मार्केटिंग, परचेस वगैरह। और बस यही इस सवाल का सबसे बड़ा क्लू है इसके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को पहचानने के लिए। तो जब जॉब्स को उनके फंक्शन या नेचर के हिसाब से ग्रुप किया जाता है, जैसे कि बिजन में हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। देखिए, डेफिनेशन बिल्कुल बिजन के एग्जाम्पल से मैच कर रही है, इसीलिए करेक्ट आंसर है सी। चलिए अब इस केस स्टडी को देखते हैं। एक कंपनी है बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स और उनका गोल है मार्केट लीडर बनना। इसके लिए वो एक प्लान बनाते हैं। अब इस प्लान के बारे में क्या कहा गया है, ये कंपनी की डायरेक्शन एंड स्कोप इन द लॉन्ग रन को डिफाइन करता है। यहाँ 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग रन और कंपनीज डायरेक्शन। तो एक ऐसा प्लान जो ऑर्गेनाइजेशन की लॉन्ग टर्म डायरेक्शन और स्कोप को डिफाइन करे, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्ट्रैटेजी। क्योंकि ये प्लान लॉन्ग टर्म है और एक विजन सेट कर रहा है, ये कोई सिंपल पॉलिसी या रूल नहीं हो सकता। तो इसका सीधा सा जवाब है सी, स्ट्रैटेजी। ये सवाल मोटिवेशन से जुड़ा है। जब किसी जॉब को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि उसमें ज्यादा वैरायटी हो, ज्यादा स्किल्स यूज हों और एम्प्लॉय को ज्यादा आजादी यानी ऑटोनॉमी मिले, तो उस कॉन्सेप्ट को कहते हैं जॉब इनरिचमेंट। बेसिकली इससे काम और भी मीनिंगफुल और चैलेंजिंग बन जाता है, जो एक बहुत बड़ा मोटिवेटर है। यहाँ देखिए, बॉन्डफर्स्ट सीमेंट लिमिटेड क्या कर रही है? गांव में घर, स्कूल और साफ सफाई की सुविधाएं दे रही है। तो जब भी कोई बिजनेस सोसाइटी या कम्युनिटी के भले के लिए काम करता है, तो वो अपना सोशल ऑब्जेक्टिव पूरा कर रहा होता है।
इसलिए आंसर इज बी। ओके, इस सवाल में हमें डीमोनेटाइजेशन के बारे में गलत स्टेटमेंट ढूंढना है। स्टेटमेंट ए को पढ़िए। यह कहता है कि पुराने 500 और 1000 के नोट्स का इस्तेमाल प्रॉपर्टी खरीदने के अलावा बाकी सब चीज़ों के लिए बंद कर दिया गया था। यही बात गलत है, क्योंकि उनका इस्तेमाल तो लगभग हर तरह के ट्रांजैक्शन के लिए ही बंद हो गया था ना कि प्रॉपर्टी को छोड़कर। आप इस सिचुएशन के बारे में सोचिए। अगर एक सुपीरियर को अपने सबऑर्डिनेट्स पर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तो कम्युनिकेशन में जो रुकावट आएगी वो किस टाइप की होगी? ये एक पर्सनल बैरियर है। सिंपल सी बात है, क्योंकि ये सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के पर्सनल एटीट्यूड और उनकी फीलिंग से जुड़ा मामला है। चलिए अब कंट्रोलिंग फंक्शन की बात करते हैं। यहाँ 2 स्टेटमेंट्स हैं। पहला कहता है कि कंट्रोलिंग ये इंश्योर करता है कि काम प्लान्स के हिसाब से ही हो। ये तो कंट्रोलिंग का मेन काम है, बिल्कुल सही। दूसरा कहता है कि कंट्रोलिंग एक परवेसिव फंक्शन है। परवेसिव का मतलब जो हर जगह हो, यानी मैनेजमेंट के हर लेवल पर जरूरी है। ये भी एकदम सही है। तो दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, इसलिए आंसर सी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिलेक्शन टूल है जिसके बारे में पूछा गया है। वो कौन से टेस्ट हैं जो किसी इंडिविजुअल का नई स्किल सीखने का पोटेंशियल मेजर करते हैं? उन्हें कहते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट्स। बेसिकली ये टेस्ट चेक करते हैं कि एक कैंडिडेट फ्यूचर में कितनी जल्दी और कितनी अच्छी तरह से नई चीजें सीख पाएगा। कंस्ट्रक्शन साइट पे ये साइन तो सबने देखा होगा, नो हेलमेट नो एंट्री। अब सवाल है कि ये किस तरह का प्लान है? ये है एक रूल। एक रूल क्या होता है? एक बिल्कुल स्पेसिफिक और रिजिड स्टेटमेंट जिसे बिना किसी एक्सेप्शन के फॉलो करना जरूरी है। इसमें कोई इफ या बट नहीं होता, बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शन। ओके, अब एक असर्शन रीजन वाला सवाल। असर्शन ए कहता है डिसेंट्रलाइजेशन एक ऑप्शनल पॉलिसी डिसीजन है। हाँ, ये कंपनी के ऊपर है, तो ये स्टेटमेंट सही है। रीजन आर कहता है ये टॉप मैनेजमेंट की मर्जी पर होता है। ये भी सही है। अब हमें देखना है कि क्या रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि ये टॉप मैनेजमेंट की मर्जी है, इसीलिए तो ये ऑप्शनल है। तो आंसर है ए। यहाँ एक केस स्टडी है सुषमा और रेखा की, जो एक क्लाउड किचन शुरू कर रही हैं। वो पहले से ही डिसाइड कर रही हैं कि क्या करना है और कैसे करना है। ये व्हाट टू डू और हाउ टू डू इट इन एडवांस, ये तो प्लानिंग की डेफिनेशन है ना? तो इसका फायदा क्या है? ऑप्शंस में से सबसे बेस्ट फायदा है डी। प्लानिंग से ओवरलैपिंग और वेस्टफुल एक्टिविटीज कम हो जाती हैं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। पहला कि बिजनेस एनवायरनमेंट डायनामिक होता है। डायनामिक मतलब हमेशा बदलता रहता है, बिल्कुल सही। दूसरा कि ये अनसर्टेन होता है, क्योंकि फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। ये भी एकदम सही बात है। दोनों ही इसके बेसिक फीचर्स हैं, इसलिए आंसर होगा सी। चलिए अब इस टेबल को मैच करते हैं। ए, फंक्शनल फोरमैनशिप, इसका काम है प्लानिंग और एग्जीक्यूशन को अलग करना। बी, स्टैंडर्डाइजेशन, इसका मतलब है हर बिजनेस एक्टिविटी के लिए स्टैंडर्ड सेट करना। सी, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, मतलब एफिशिएंट और इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज को अलग अलग रेट से वेज देना। और डी, मेथड स्टडी, इसका काम है जॉब को करने का वन बेस्ट वे ढूंढना। तो अगर आप इन सबको सही से मैच करेंगे तो ऑप्शन डी ही करेक्ट निकलेगा। अब जो आखिरी 2 सवाल हैं वो मोटिवेशन की कॉम्प्लेक्सिटी को बहुत अच्छे से दिखाते हैं। एक केस में हम देखते हैं कि पैसा हर किसी को मोटिवेट नहीं करता, और दूसरे केस में एम्प्लॉयज ज़्यादा आज़ादी और अथॉरिटी यानी एम्प्लॉय एम्पावरमेंट के लिए कंपनी छोड़ रहे हैं। इससे क्या साबित होता है? यही कि मोटिवेशन एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है, और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स जैसे एम्पावरमेंट कभी-कभी पैसे से भी ज़्यादा पावरफुल हो सकते हैं। तो इसके साथ हमने ये पूरा पेपर सॉल्व कर लिया है। हमने लीडरशिप, प्लानिंग, मोटिवेशन, कंट्रोलिंग, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स को टच किया। लेकिन अब एक सवाल मैं आप सबके लिए छोड़ रहा हूँ। इन सारे कॉन्सेप्ट्स में से एक बिजनेस को सक्सेसफुली चलाने के लिए सबसे ज़रूरी, सबसे एसेंशियल कॉन्सेप्ट कौन सा है? इस पर ज़रूर सोचें। मिलते हैं अगले सेशन में।